नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक्स है वो हर्षी और चेस का परीक्षण है। ये डीएनए के संबंध में है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ क्यों है, उसके विषय में हर्षी और चेस ने क्या किया, किस प्रकार का प्रैक्टिकल किया, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। इसके पहले हमने बताया था ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत क्या था और उसके आधार पर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं आपको क्लियर समझाया गया था। तो आज दूसरा इसी के पक्ष में, किसके पक्ष में, डीएनए के पक्ष में हम प्रमाण देने जा रहे हैं और वो प्रमाण दिया है हर्षी और चेस। इसीलिए इस परीक्षण को हर्षी और चेस का परीक्षण भी कहा जाता है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, आप किसके पहले जब हमने बताया था कि वैज्ञानिक समझते थे कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ढेर सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, हर्षी और चेस ने अपने प्रैक्टिकल में क्या किया, कुछ चीज़ें लिया। अब क्या क्या लिया देखिए, पहला इन्होंने लिया क्या लिया, जीवाणु भोजी। सबसे पहले उन्होंने लिया, पहला पॉइंट नंबर 1 लिया, क्या लिया, जीवाणु भोजी। ये जीवाणु भोजी लिया, इसको विषाणु भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विषाणु लिया, ठीक है। और इस विषाणु को हम क्या कहें, जो जीवाणु भोजी है इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है। और ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही सवाल यहाँ पूछा करता है कि कौन सा फेज लिया, तो ध्यान रखिएगा T2 फेज लिया। कौन सा फेज, T2 फेज लिया गया था ये। तो हर्षी और चेस ने सबसे पहले एक विषाणु लिया जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ओ की मात्रा होगी, थोड़ी सी मिस हुआ, 1 मिनट। बैक्टीरियोफेज ये। और जो बैक्टीरियोफेज की फेज था वो T2 फेज होता है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया, जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो कुछ इस प्रकार का है। आप लोगों ने देखा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा इसको, कुछ इस प्रकार का था। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? ना याद आ रहा तो बताओ, सब आ जाएगा यार। इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज था और इसका जो आपका आवरण था ना, वो प्रोटीन का बना था। किसका बना था, प्रोटीन का बना था ये। इसका प्रोटीन का बना था, कैप्सिड, ठीक है। और बहुत ढेर सारी कैप्सोमियर्स से इसका कैप्सिड बना हुआ था, आवरण बना था, आवरण जिसको प्रोटीन कहते थे। तथा इसके अंदर आपका क्या रहता था, डीएनए। क्या रहता था इसके अंदर, इसके अंदर आपका डीएनए है, मान लो डीएनए था, क्लियर। तो ये आप उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरियोफेज दिया जिसका T2 फेज था और यहाँ पर जो है इसका डीएनए है। अब यहाँ पर जो इसका आवरण होता है बैक्टीरियोफेज का, वो प्रोटीन का बना होता है। इसमें कई उप इकाइयाँ कैप्सोमियर्स की होती हैं और यहाँ पर एक चूसक होता है। इसी चूसक की सहायता से यह जब भी किसी जीवाणु पर आक्रमण करता है तो चिपक जाता है और अपना डीएनए उसको दे देता है, ठीक है। तो ये आपका है बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले हर्षी और चेस ने इसको लिया नंबर 1। अब इसी क्यों लिया, इसी को हर्षी और चेस ने क्यों लिया, क्योंकि उनको ये डाउट था कि डीएनए है कि प्रोटीन। उनको डाउट था कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए है कि प्रोटीन। अब इसमें चूंकि प्रोटीन भी है और क्या है,
डीएनए भी लिए है इसमें, इसीलिए डीएनए और प्रोटीन दोनों इसमें उपस्थित है, इसीलिए हर्षे और चेस ने इस जीवाणु भोजी का उपयोग किया अपने प्रैक्टिकल में। क्लियर? चलिए आप देखिए दूसरा इन्होंने क्या लिया, दूसरा इन्होंने लिया क्या लिया भैया, दूसरा एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? बैक्टीरिया लिया, अर्थात जीवाणु लिया, जीवाणु। और इस जीवाणु का नाम क्या था भैया? इस्चेरिचिया। देखिए इसके जो अंग्रेजी शब्द नाम भैया ना बहुत ही गजब के नाम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये और इसको कहते हैं कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई नामक इन्होंने बैक्टीरिया लिया, एक जीवाणु, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पता है इसके बारे में एक चीज़ आप समझिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहता कहाँ? हमारे अंदर, हमारे बॉडी में रहता है कि नहीं रहता? तो ये जो हमारा कोलन है ना, जो हमारा बड़ी आंत है, बड़ी आंत का सीकम, कोलन और मलाशय 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, मलाशय। और उस जो आप कोलन होता है वहाँ पर ये आपका इस्चेरिचिया नामक जीवाणु होता है। ये करता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये करता क्या है? ये बी कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है उस पॉट पर, जिससे जो भी हमारा उत्सर्जित पदार्थ है उसमें बी कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है, जिससे जो भी गैसें निकलती हैं वो बदबू नहीं देता है। जिसमें ये नहीं होते हैं बी कॉम्प्लेक्स नहीं निकलेगा। अब बी कॉम्प्लेक्स नहीं निकलेगा तो जो भी हमारा उत्सर्जित पदार्थ आउट हो रहा है उसमें से बहुत दुर्गंध आने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पता है ये हर जगह टपक पड़ता है। जो इस्चेरिचिया नामक बैक्टीरिया है ये हर जगह टपक पड़ता है, इसका बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। ये इस्चेरिचिया कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ रहता है? कोलन में रहता है। हमारे बॉडी में जो कोलन है उस जगह पर रहता है और बी कॉम्प्लेक्स ये रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जैसे जीवाणु है, ये बहुत तुरंत ये आपकी वीडियो खत्म होगा, केवल आपको समझाया जा रहा है। मान लीजिए आपकी कोई है, आपका इस्चेरिचिया बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही आपका जीवाणु भोजी इस पर अटैक करेगा, जैसे जीवाणु भोजी इस पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ये इस पर जो है चिपक जाएगा। क्या करेगा? इस पर चिपक जाएगा। अपने चूसक की सहायता से इस पर ये चिपक जाता है। क्या दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा, जैसे ये डीएनए है इसका, जैसे इस पर ये अटैक करेगा जीवाणु भोजी ई कोलाई पर, तो इस ई कोलाई पर ये अपने चूसक की सहायता से, सगर की सहायता से ये आपका इस पर चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद ये अपना डीएनए इसको ट्रांसफर कर देगा। ये आपको जीवाणु भोजी है, बैक्टीरियोफेज है, अपना डीएनए इस ई कोलाई पर ट्रांसफर कर देगा। बाकी इसका जो ये पार्ट है, बाकी जो आपका ये पार्ट है, ये शेष बाहर ही रह जाता है। ये आपका बाहर ही रह जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। केवल इसका डीएनए आएगा, केवल डीएनए अंदर आएगा, केवल डीएनए इसमें आएगा, बाकी सब बाहर रहेगा इसका। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अब जब अटैक करवा दिया तो क्या हुआ? अटैक करवाने की बात तो बाद में होगी, पहले आप देखिए। पहले इन्होंने क्या लिया? जीवाणु भोजी लिया। दूसरा इन्होंने जीवाणु लिया, इस्चेरिचिया कोलाई। अब तीसरा इन्होंने क्या लिया? 2 तत्व लिया। तीसरा इन्होंने क्या लिया? 2 तत्व। 1 मिनट का नीचे जगह है, हाँ जगह है लेकिन कम है, हम ऊपर ही लिखेंगे या लिख देते हैं यहीं पर। तीसरा इन्होंने क्या लिया? 2 तत्व लिया, एक सल्फर लिया, एक प्रोटीन लिया। क्या लिया?
एक सल्फर और एक प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। तत्व लिया, एक सल्फर लिया और एक प्रोटीन। ये सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 था और परमाणु भार 32 था, जो कि जो फास्फोरस है इसका परमाणु क्रमांक 15 था और यहाँ इसका जो परमाणु भार है वो 30 था। क्या था? 30। मैं देखना सर थोड़ी मिनट नीचे दिखाया गया है अभी 1 मिनट भाई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे देखते हैं। तो अगला इन्होंने क्या लिया? फास्फोरस लिया और सल्फर लिया। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर लिया, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं तीसरे के। तत्व लिया तीसरा, क्या लिया? 2 तत्व लिया, एक लिया आपका सल्फर और दूसरा लिया आपका फास्फोरस। ठीक है, इस फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक वो 15 था और इसका जो परमाणु भार था वो 30 था, जबकि सल्फर है इसका परमाणु क्रमांक 16 और यहाँ पर जो परमाणु भार था 32। 3 चीज उन्होंने लिया, 3 चीज उन्होंने लिया। पहला जीवाणु भोजी लिया, फिर दूसरा जीवाणु लिया, तीसरा तत्व लिया। तत्व में 2 लिया। तत्व में क्या लिए? 2 तत्व लिए और एक तत्व आपका सल्फर है, एक तत्व फास्फोरस। इतना क्लियर हो? चलिए अब देखिए होता क्या है। अब चूंकि जब ये संक्रमित करेगा बैक्टीरिया को, जब जीवाणु भोजी बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा तो हमें पहचान होना चाहिए, हमें पहचान होना चाहिए कि संक्रमित अगर किया है तो कुछ इसमें गया है या नहीं गया है। तो गया है या नहीं गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इस फास्फोरस और सल्फर को रेडियो एक्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेडियो एक्टिव बनाएंगे। तो चलिए, जब इनको रेडियो एक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या आपको जो आपका सल्फर है ये चेंज हो जाएगा दूसरे रूप में, अर्थात सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और इसका जो परमाणु भार 32 हो जाएगा। सॉरी 35, सॉरी इसका परमाणु भार 35 हो जाएगा। अब जो सल्फर आपका है ये चमकीला हो गया। क्या हो गया? ये आपका चमकीला हो गया। इसी प्रकार फास्फोरस को भी क्या किया गया? रेडियो एक्टिव किया गया। जब इसको रेडियो एक्टिव किया गया, ये आपका जो फास्फोरस है ये परमाणु क्रमांक तो 15 ही रहेगा, लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो 32 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक वही रहेगा लेकिन परमाणु भार जो है वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अर्थात यह भी आपका चमकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमकीला। अब इन दोनों रेडियो एक्टिव, यहाँ क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव लिख सकते हैं आप, रेडियो एक्टिव। यहां भी लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव हमने लिख दिया, आर लिख दिया शॉर्टकट में। अब देखिए इन दोनों पदार्थ, इन दोनों तत्वों की सहायता से जो हमारा जीवाणु भोजी है उसको हम थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे। क्या मजेदार बनाएंगे? आइए देखते हैं क्या करते हैं। दोनों जीवाणु भोजी को हमने ले लिया। जब दोनों जीवाणु भोजी को हमने लिया तो क्या हुआ? देखिए पहला हमारे पास जीवाणु भोजी आया ये, क्या आया? ये। अब प्रैक्टिकल होने जा रहा है। देखिए शुरू यहाँ से क्या हुआ? आप प्रयोग देखिए क्या था? ये लिया पहला आपका ठीक है, एक और लिया यहीं पर, एक ही है, 2 लिया। अब ये तो आपको पता है
कि इसका जो आवरण है प्रोटीन का बना है, इसका आवरण प्रोटीन का बना है। तो जब हम अच्छा इसमें डीएनए भी तो है, इसमें डीएनए भी तो है, इसमें भी डीएनए है, इसमें प्रोटीन वही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये भी आपका वही जीवाणुभोजी, यह भी आपका वही जीवाणुभोजी है। इनको हम दो तरह के जीवाणुभोजी बनाना चाहते हैं। तो जब हम इसमें दो हम अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग ये, ठीक है। तो जब हम इसमें क्या डलवाएंगे, सल्फर डाल देंगे। जब हम इसमें सल्फर डाल देंगे, क्या कर देंगे, सल्फर डाल देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे सल्फर। कौन सा सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल देंगे भैया। यहाँ पर डालेंगे S16 और यहाँ 35। क्योंकि इसका परमाणु भार बढ़ गया, इसलिए इसका परमाणु भार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जब इसमें हमने सल्फर को डाल दिया, तो चूंकि जो सल्फर है भैया, सल्फर क्या होता है, प्रोटीन में उपस्थित होता है। सल्फर कहाँ होता है, प्रोटीन में उपस्थित है। अर्थात प्रोटीन निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। तो सल्फर कहाँ जाएगा, प्रोटीन के निर्माण में वृद्धि करेगा। अर्थात जहाँ प्रोटीन बन सकेगा वहाँ पर सल्फर पहुँच जाएगा। तो अब इसमें प्रोटीन है कहाँ, इसके आवरण में है। इसमें प्रोटीन है कहाँ, इसके आवरण में है। तो ये सल्फर क्या करेगा, इसके आवरण में पहुँच जाएगा। और जब ये रेडियो एक्टिव और चमकीला है, ये सल्फर जो रेडियो एक्टिव सल्फर जब चमकीला है, जब इसके आवरण में पहुंचेगा तो इसका आवरण क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। इसका आवरण क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। क्यों चमकीला हो गया, क्योंकि सल्फर यहाँ पर आ चुका है और सल्फर प्रोटीन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने इसके सल्फर को क्या कर दिया, चमकीला कर दिया। क्लियर। और इसका डीएनए और इसका जो डीएनए है उसी प्रकार का है जैसे पहले था, उसी प्रकार। सेकंड में हमने क्या किया, भैया, सेकंड में हमने डाला, क्या डाला, इसमें हमने डाला, क्या डाला भैया, फास्फोरस डाला। कौन सा फास्फोरस, रेडियो एक्टिव वाला। रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्या है, 1532। जब इसे फास्फोरस हमने डाला, इसका डीएनए है यहाँ पर, ठीक है, इसका भी डीएनए है, ध्यान रखिएगा। ये इसका डीएनए। जब हम इस जीवाणुभोजी में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डालेंगे और ये चमकीला फास्फोरस, ध्यान रखिएगा, तो फास्फोरस भी क्या करता है, डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फास्फोरस आपका है वो डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए फास्फोरस कहाँ जाएगा, डीएनए में जाएगा और डीएनए के भार में वृद्धि करेगा। जब ये चमकीला फास्फोरस डीएनए के पास जाएगा तो इसका डीएनए क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। इसका डीएनए क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। ये इसका डीएनए क्या हो गया, चमकीला। अच्छा, जो आपका फास्फोरस है ये किस प्रकार योगदान करता है, फास्फोरिक अम्ल बना करके। क्या बना करके, फास्फोरिक अम्ल। अब फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला आपको तो पता ही होगा कि नहीं पता, और नहीं पता तो आप देख लीजिए क्या होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H3PO4, ये आपको फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखिएगा। यहाँ फास्फोरस है और आपको पता है डीएनए क्या होता है, अम्लीय तो होता है। अब तो पता चल गया ना आपको। इसी फास्फोरिक अम्ल के कारण वो डीएनए क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। तो जैसे ही इसमें हम फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डालेंगे इस जीवाणुभोजी में, तो इसका डीएनए क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। यहाँ पर हमने सल्फर डाला कि इसका आवरण चमकीला हो गया। क्यों, क्योंकि सल्फर क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है। और प्रोटीन इसका कहाँ, इसके आवरण में होता है। इस जीवाणुभोजी के जो आवरण है वो क्या है, जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना होता है। और ये सल्फर किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन में हेल्प करेगा। तो ये रेडियो एक्टिव सल्फर इसके प्रोटीन के आवरण का भार बढ़ा देगा, अर्थात प्रोटीन आवरण चमकीला हो जाएगा। और यहाँ पर जो फास्फोरस आपने डाला है वो फास्फोरस जाएगा डीएनए के भार में वृद्धि करेगा, अर्थात डीएनए को चमकीला बना देगा।
क्यों? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। और ये फास्फोरिक अम्ल के रूप में रहता है। तो ये जो फास्फोरस डालेंगे वो डीएनए की वृद्धि करेगा, डीएनए के भार में वृद्धि करेगा, अर्थात डीएनए चमकीला हो जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए चमकीला हुआ, यहाँ पर प्रोटीन चमकीला हुआ। क्लियर? यहाँ पर आवरण चमकीला हुआ, यहाँ पर डीएनए चमकीला हुआ। यहाँ लिख लो ना, आपका दिक्कत है। डीएनए चमकीला हुआ, यहां पर क्या है? प्रोटीन चमकीला हुआ। प्रोटीन का मतलब आवरण, प्रोटीन का मतलब आवरण, ठीक है? आवरण, चाहे आवरण कर लो चाहे प्रोटीन, बात ठीक ही है, क्योंकि जो आवरण है वो प्रोटीन का ही बना होता है। ये हो गया। अब इतना होने के बाद अब हर्षित चेस ने क्या किया कि इस वायरस से कोलाई पर अटैक करवाया, और दो प्रकार अटैक करवाया। क्या करवाया? देखिए यहाँ पर मान लो चाहे इधर जगह है, मैं एक बार चेक कर लूँ और मैं, यस, चलिए यहाँ पर एक आपका ये कोलाई है, एक कोलाई है आपका, यहाँ पर ई कोलाई है, ये भी आपका ई कोलाई है। दो यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है? दो हमने यहाँ पर ले लिया, क्या? जीवाणु ले लिया। और जैसे ही हमने यहाँ पर अटैक करवाया, किसका अटैक करवाया? जीवाणु भोजी का। यहाँ भी अटैक करवाया। पहले एक मिनट, पहले एक मिनट, ठीक है? इसका चमकीलवा भाग बना दो भैया। जैसे ही हम इस पर अटैक करवाएंगे जीवाणु भोजी का, तो क्या करेंगे? ये अपना डीएनए इसको ट्रांसफर कर देगा। जीवाणु भोजी ई कोलाई को अपना आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर कर देगा। देख सकते हैं आप? क्या लिखेंगे? यहीं पर लिख देंगे, जीवाणु भोजी अपना आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरण करेगा, स्थानांतरण करेगा। क्लियर? बाकी जो इसका शेष चीज है वो बाहर ही रहेगा, ई कोलाई से बाहर ही रहेगा, और इसमें आ जाएगा आपका इसका जो भी आनुवांशिक पदार्थ है आ जाएगा। क्लियर? इतना तो आपको क्लियर हो गया। अरे जैसे इस पर संक्रमण करेगा तो इसका क्या आएगा? इसका डीएनए तो आएगा ना, कि नहीं आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, आनुवांशिक पदार्थ इसका आएगा। चलो यहाँ देखते हैं, मान लो इसका डीएनए आपका यहाँ पर आ गई आएगा, या इसको भी इससे ना बना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सही है। आगे देखिए, इसी प्रकार क्या हुआ, इसमें भी अटैक करवाया, इसमें भी अटैक करवाया, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चमकीला क्या था? डीएनए था। यहाँ भी अब ये अपना आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर करेगा, यह भी आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण करेगा। भाई कितना नोट करते जाओ, पेन कापी उठाओ। अगर आप सोचे कि बहुत साधारण चीज नहीं है, बहुत हार्ड चीजें होती हैं, इसको आप पेन कापी उठाइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए
आइए देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब इस बैक्टीरियोफेज के कारण ई कोलाई पर अटैक करवाया गया तो यह अपना आनुवांशिक पदार्थ ई कोलाई को दे दिया, और इसी प्रकार जब इसको अटैक करवाया गया, इस वाले को जिसका डीएनए चमकीला हो गया था उसको अटैक करवाया गया ई कोलाई पर, तो यह भी अपना आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरण कर दिया। इतना हो गया। अब उसके पश्चात बैक्टीरिया संक्रमित हो गया। दोनों बैक्टीरिया संक्रमित हो चुके हैं, दोनों ये बैक्टीरिया संक्रमित हो चुके हैं। इसको ध्यान रखिए, ये दोनों बैक्टीरिया संक्रमित हो चुके हैं। ये आपका मान लीजिए ए नंबर वाला है, ये बी नंबर वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, संक्रमित तो होगा तो मरेगा तो भाई ना। अरे इस संसार में भैया जो आया हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो आया हो अमर होकर आया। और अमीबा की बात अलग होती भैया, कि 1 से 2 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है, 2 से 4 हो जाते हैं, वो तो उसकी प्रकृति है भैया, नेचर है। तो ये मरेगा बैक्टीरिया, ये भी मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर के एक हम सिस्टम, इसको हम बेरिंग ब्लेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरिंग ब्लेंडर, WARING, बेरिंग ब्लेंडर। इन सब को याद रखिएगा। बेरिंग ब्लेंडर की मदद से इसको मत डालेंगे। इन दोनों जो आपके संक्रमित ई कोलाई है, इन दोनों को बेरिंग ब्लेंडर की मदद से मत डालेंगे, और मत करके हम क्या करेंगे, इनका ऑब्जर्व करेंगे प्रयोगशाला में। अपनी प्रयोगशाला में ले गए, अपने प्रयोगशाला में हम ले जाएंगे और वहाँ इनको देखेंगे। ये यहाँ पर भी डाल दो, ये ठीक है। जब हम अपने प्रयोगशाला में ले गए और यहाँ पर हमने क्या किया, इनका अपकेंद्रण किया। क्या किया, इनका अपकेंद्रण किया। तो अपकेंद्रण करने पर क्या होता भैया, यहाँ भी डाल दो, कुछ लिक्विड वगैरह है, मत डालो भाई, जितना मत ना हो मत डालो। और फिर देखें तो एक में इस ए नंबर को डाल दो, दूसरे में हम बी नंबर को डाल देंगे। तो जब ए नंबर को डाला गया तो क्या हुआ, इसका जो हल्का वाला पार्ट है, तो आवरण वगैरह ये ऊपर की तरफ चला गया, और वाकई में जो जीवाणु भोजी है, ठीक है, वो क्या आएगा, जीवाणु भोजी के अन्य भाग तो ऊपर चले गए, ये चले गए। हम यहाँ से इनको दिखा सकते हैं रेड कलर से, ये अन्य पार्ट यहाँ पर आ गए, ठीक है। नहीं, नीले कलर से दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको लाल वाला तो काम देगा। यहाँ पर ये आपके चले गए, क्या हो गया, हल्के पार्ट। ये कौन से पार्ट है, हल्के भाग। हल्के भाग किसके, ई कोलाई के ऊपर चले गए, ई कोलाई के हल्के भाग ऊपर चले गए, ठीक है। और जो भारी भाग है ई कोलाई का, यहाँ पर आ इस प्रकार आ गई भारी भाग। ये क्या आपको भारी भाग, भारी भाग किसके, ई कोलाई के, ई कोलाई के, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी हुआ, इसी प्रकार यहाँ भी हुआ। जो हल्का भाग था ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ यह हल्के भाग है, ये ऊपर हल्के भाग है, हल्के भाग। और जो नीचे है भैया वो भारी भाग है, वो नीचे की तरफ आ गए। ये यहाँ पर भारी भाग है, भारी भाग, ठीक है। तो जब इनका अपकेंद्रण किया गया, क्या यहाँ के अपकेंद्रण किया जा रहा है, क्या अपकेंद्रण किया जा रहा है, दोनों का, इसका भी इसका भी। तो अब केंद्र करने पर क्या होगा भाई, जो भी हल्का भाग होता है, जैसे आप मम्मी में भी देखते होंगे ना, जो माठा का भांति है ना, अरे तो माठा यार बहुत कम मिलता है भैया। पहले क्या होता था ना, हम लोग बहुत माठा खाते थे, बजरा का भात जानते हैं,
आप लोग न जानते होंगे, आप लोग मॉडर्न इंडिया में है ना, इस समय नए भारत में है। तो नए भारत में बाजरा कौन जानता है, लेकिन पता है बाजरा को ब्रिटेन खरीद रहा है। बाजरा को इंडिया से ब्रिटेन खरीद रहा है। वो खाने का शौकीन है, लेकिन हम लोग क्या खाते हैं, चावल। चावल खाओ, पथरी बनाएगा, ठीक है, फिर मजा करना खूब। आइए यहाँ पर भारी भाग नीचे आ गया, हल्के भाग ऊपर। तो जब हमारी माँ लोग मस्ती थी ना, तो जो क्रीम जो हल्का होता है क्रीम ऊपर आ जाता था, और जो भारी भाग होता है वो नीचे आता था। और बड़े जीरा नमक माठा मिलाओ और खाओ, बहुत आनंद आता भैया। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हल्का भाग है ऊपर और भारी भाग नीचे, यहाँ हल्का भाग ऊपर, भारी भाग नीचे। तो 1 मिनट क्या दिखाई दे सर? यस, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखा गया कि इस वाले भाग में कोई भी चमकीला पदार्थ नहीं दिखाई दिया। इस वाले भाग में, ए नंबर वाले भाग में किसी भी प्रकार का चमकीला पदार्थ नहीं दिखाई दिया। क्या हम लिख देंगे इसमें, किसी भी प्रकार का चमकीला भाग नहीं दिखाई दिया। किसमें? जिसमें हमने डाला था, क्या डाला था भैया, जिसमें हमने डाला था सल्फर। ये सल्फर वाला था, क्या था ये, सल्फर वाला था, ये सल्फर वाला था, ये पहला वाला है। पहला वाला क्या है भैया, पहले वाले में क्या हमने डाला था, सल्फर डाला था ना। ये सल्फर यहाँ पर, ये पहला वाला, ये ए भाग है, ये बी भाग है, ये आपका यहाँ पर ए भाग है, ये बी भाग है। तो जो जैसे हम इसका अपकेंद्रण किया तो देखा जो नीचे वाला भारी भाग है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चमकीला पदार्थ नहीं आया है, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं आया, मतलब नो रेडियो एक्टिव पदार्थ, नो रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव पदार्थ। मतलब यहाँ पर जो डाला गया था सल्फर, वो सल्फर नहीं आया है इसमें सल्फर आया ही नहीं। लेकिन मुझे एक बात देखने में बहुत मजा आया कि इसका जो भारी भाग है, जो इसका भारी भाग है, इसमें इस वाले पार्ट में इसमें देखा गया कि इसमें चमकीला भाग आ गया। क्या गया? चमकीला भाग आ गया। और चमकीला भाग किसमें से आया? डीएनए में से आया, क्योंकि यहाँ डीएनए आया था, यहाँ डीएनए आया था, यहाँ पर क्या आया था? डीएनए आया था। इसने अपना डीएनए इसको दे दिया था, किसको? ई कोलाई को। तो अब केंद्रण किया गया तो भारी भाग में क्या आ गया? चमकीला भाग आ गया। क्या आ गया? चमकीला भाग आ गया। और चमकीला भाग किसके साथ आया? डीएनए के साथ आया। किसके साथ आया? डीएनए के साथ आया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया जब इसका परीक्षण किया गया भैया, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ था, रेडियो एक्टिव पदार्थ था। और किसके साथ आया? डीएनए के साथ आया। किसके साथ आया? डीएनए, जो डीएनए के साथ आया, डीएनए के साथ आया। और था क्या इसमें? क्या मिला था? फास्फोरस। तो फास्फोरस किसके साथ आया? डीएनए, क्योंकि इसके डीएनए में फास्फोरस आ गया था। इसके डीएनए में क्या आ गया था? फास्फोरस आ गया था। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया भैया कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई चीज स्थानांतरित होता है तो भैया केवल डीएनए ही जाता है। क्या आता है? डीएनए ही जाता है, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया। यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया? परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला क्या कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके भारी भाग में डीएनए आ गया था। डीएनए कैसे मालूम चला?
क्योंकि वहाँ पर फास्फोरस मिला दिया गया था, जिससे उसका चमकीला भाग आ गया था। चमकीला भाग डीएनए में आया और यहाँ पे चमकीला भाग मिला डीएनए के साथ आया, इसलिए डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि भैया प्रोटीन नहीं होता आनुवांशिक पदार्थ, ना आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, बल्कि होता क्या है आपका डीएनए। तो इस प्रकार से दो प्रूफ हमने आपको बता दिया, एक ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत और आज हमने बता दिया हर्शे एवं चेस का परीक्षण, और इन्होंने किस प्रकार बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शुरू कर दीजिए अभी खटाखट, क्या लाइक करना शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ना समझ में आया तो वीडियो रोक करके देखिएगा। अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके दाहिनी तरफ स्टार बना होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करिए, वीडियो क्वालिटी बढ़े, फिर आप देखते आराम से, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।